आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 24। लेखनी का प्रवाह। धर्मवीर आर्यपथिक ने अपने नाम को सार्थक करने के लिए विचित्र लेखनी चलाई। लेखराम सचमुच लेख की लहर चला देता था। संवत 1941 में लेखराम ने दासत्व से मुक्ति लाभ की। संवत 1953 के अंत में उनका देहांत हुआ। 12 वर्षों में उन्होंने जहां लाखों नर नारियों तक वैदिक धर्म का संदेशा पहुंचाया और सैकड़ों छोटे बड़े लेख लिखकर आर्य गजट, फिरोजपुर, सद्धर्म प्रचारक तथा अन्य समाचार पत्रों में छपवाए, सैकड़ों शास्त्रार्थ किए और सहस्रों को धर्म से पतित होते होते बचाया, वहां 33 छोटी बड़ी पुस्तकें तैयार की, जिनके छपे हुए सत्यार्थ प्रकाश के परिणाम के पृष्ठ 2900 से कम न होंगे और इसके साथ ही ऋषि जीवन के जीवन चरित्र के लिए न केवल 879 बड़े पृष्ठ लेख तैयार करके ही छोड़ गए, प्रत्युत पुस्तक की पूर्ति के लिए भी इतने नोटों का कोष जमा कर दिया कि उन सब से पूरा काम लेना भी कठिन हो गया। एक विशेष कॉपी मिली है जिसका शीर्षक है आर्य समाज की 20 रिपोर्ट। इसके अंदर 14 बड़े बड़े विषयों की सूची है, जिससे ज्ञात होता है कि जो कार्य आर्य डायरेक्टरी का आज कुछ कुछ होने लगा है, उसको आर्यपथिक वर्षों पहले पूर्ण रीति से करने का विचार कर रहे थे। भविष्य पुराण की पड़ताल मैंने उन्हीं की प्रेरणा पर आरंभ की थी और विचार यह था कि हम दोनों 18 पुराणों तथा 18 ही उप पुराणों की पड़ताल का परिणाम जनसाधारण के आगे रखेंगे। ऋषि का जीवन चरित्र छपवाने के पश्चात उनका विचार अरब आदि देशों में प्रचार के लिए जाने का था। इसके लिए उन्होंने आर्य समाज के 10 नियमों का भाष्य अरबी में लिख लिया था, जो मेरे पास मौजूद है, और 16 लघु पुस्तकों की सूची भी बना ली थी, जिन्हें अरबी में छपवाकर वह साथ ले जाना चाहते थे। यह लेखनी का प्रवाह बड़ा ही प्रबल है, परंतु कहा जाता है कि धर्मवीर पंडित लेखराम की तहरीर सख्त थी। यदि इसका मतलब यह है कि उनकी लेखनी ओजस्विनी और बलवती थी, तो मुझे भी मानने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि जिस लेख का आधार सच्चाई पर हो और जो केवल अपने मंतव्यों की रक्षार्थ लिखे गए हों, उनका शक्तिशाली होना आवश्यक ही है। परंतु यदि आक्षेपकों की यह प्रतिज्ञा है कि पंडित लेखराम की लेख शैली मोहम्मदी तथा अन्य आर्य समाज के आक्षेपकों की न्यायी, अश्लील और असभ्य होती थी, तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसी प्रतिज्ञा निर्मूल और झूठी है। मेरी तो यहाँ तक प्रतिज्ञा है कि पंडित लेखराम अपने लेखों में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। तभी तो जब जब न्यायालयों में उनकी पुस्तकें पेश हुई, तब तब ही उनके विरोधियों को पराजित होना पड़ा। मोहम्मदी मौलवियों को उन्होंने युक्ति, प्रमाण तथा सत्य आंदोलन से ऐसा परास्त कर दिया था कि उन्होंने अमली तौर पर अपनी हार मान ली और जिस लेखनी को उनकी सम्मिलित शक्ति जवाबी लेखों तथा न्यायालयों की सहायता से भी बंद न करा सकी, उसे कायर छुरी के द्वारा बंद करा दिया गया। मोहम्मदियों के आरंभिक आक्रमण। क्रम संख्या 1। सबसे पहले 1887 ईस्वी में अमृतसर में तकजीब और नुस्खा के छपने पर मुसलमानों ने बड़ी हलचल मचाई, परंतु वकीलों ने नालिश की सम्मति न दी। क्रम संख्या 2। सबसे पहला वास्तविक आक्रमण मिर्जापुर के मुसलमानों ने किया।
शकरुल्ला नामी व्यक्ति की ओर से तकजीब बुराहिन अहमदिया तथा नुस्खा खप्त अहमदिया को मुसलमानों का दिल दुखाने वाली किताबें करार देकर मैजिस्ट्रेट जिला के यहां अर्जी दी। यह अभियोग बिना पंडित लेखराम को बुलाए खारिज हो गया। क्रम संख्या 3, प्रयाग में भी ऐसी नालिश हुई जो बिना अभियुक्त पुरुषों को बुलाए खारिज हुई। क्रम संख्या 4, फिर लाहौर के मुसलमानों ने सन 1893 ईस्वी के आरंभ में जिहाद तथा अन्य पुस्तकों को लेकर जो अरोड़ वंश प्रेस में छपी थी और उनमें अश्लील लेख बतलाकर नालिश की। इस मुकदमे में लाला लाजपत राय जी ने बड़ी पैरवी की और मुकदमा खारिज हुआ। क्रम संख्या 5, फिर मेरठ के मौलवियों ने भी बड़े जलसे किए और मोहम्मदी जगत को भड़काया, परंतु वहां भी नालिश करने की सम्मति वकीलों ने न दी। क्रम संख्या 6, दिल्ली में नालिश की गई। यह नालिश 25 अगस्त 1896 को कप्तान डेविस साहब डिप्टी कमिश्नर दिल्ली की अदालत में पेश हुई। डेविस साहब ने वे सब पुस्तकें मंगाकर सुनी जिनके उत्तर में पंडित लेखराम ने पुस्तकें लिखी थी और बिना ग्रंथकर्ता तथा छापने वालों को बुलाए नालिश खारिज कर दी। तब मुसलमानों के बड़े पुरजोश जलसे हुए, बहुत सा धन एकत्र हुआ और कप्तान डेविस साहब हुकुम की निगरानी की गई। वह निगरानी फिर 10 सितंबर 1896 को खारिज हुई। इस अंतिम फैसले में साहब मजिस्ट्रेट ने लिखा, यह मुकदमा मजहबी बुनियाद पर उठाया गया है। सारे शहर में जलसे किए गए और सब प्रांतों में मुसलमान बुलाए गए हैं, जिससे आज न्यायालय में जमा होकर अपनी सहानुभूति प्रकट करें। इस स्थान में यह बतलाना आवश्यक है कि पंडित लेखराम आर्य अग्रणियों में से एक है। अब इस प्रश्न के विषय में कि क्या यह पुस्तक अश्लील है व नहीं, मैंने वे सब विशेष वाक्य अवलोकन किए जिन्हें अश्लील बतलाया जाता है। यह बात विचारणीय है कि इनमें बहुत अधिक तो ऐसे वाक्य हैं जो कि अश्लील कहे ही नहीं जा सकते। दूसरों में प्रश्न यह है कि शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। मेरी सम्मति में पुस्तक के शब्द इन अश्लील व असभ्य अर्थों में नहीं लिए जा सकते। मैं निश्चय करता हूँ कि कोई भी जुर्म अपराध लेखराम के विरुद्ध प्रकट नहीं किया गया और इसलिए अभियोग को जाबित फौजदारी की धारा 203 के अनुसार खारिज करता हूँ। क्रम संख्या 7, दिल्ली से निराश होकर मुसलमानों ने मुंबई में बड़ी हलचल मचाई और दिसंबर 1896 में वहां नया अभियोग चलाया। जब वह अभियोग भी बिना पंडित लेखराम को बुलाए खारिज हो गया। क्रम संख्या 8, पेशावर में धर्मवीर लेखराम रूपी ज्वलंत शक्ति को जी इन अदूरदर्शी दृष्टियों में इस्लाम की जड़ों को खोखला कर रही थी, सदा के लिए शांत करने का यत्न सोचा गया। पेशावर दिल्ली का मुकदमा खारिज होते ही आग भड़की थी। यद्यपि पहले नालिश का ही विचार था, परंतु जब मुंबई के अभियोग की समाप्ति का समाचार आया तो फिर पेशावर, मुंबई, अमृतसर, पटना इत्यादि सब नगरों से यह समाचार आने लगे कि मंसूबे बांध रहे हैं। आर्य भाइयों ने विविध स्थानों से सचेत करने के लिए लाहौर आर्य समाज को पत्र भेजे, परंतु लेखराम की रक्षा कौन कर सकता था। धर्मवीर ने डर का शब्द अपने कोश से निकाल छोड़ा था। वे मनुष्यों की धमकियों की क्या परवाह करते थे। धर्म पर बलिदान। फरवरी 1897 के मध्य भाग में एक काला गटे हुए बदन का भयानक नाटा युवक दयानंद कॉलेज में पंडित लेखराम को पूछता आया। वहां से पता लेकर वह पंडित लेखराम के निवास स्थान पर पहुंचा।
और पंडित जी से निवेदन किया कि वह असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया है और अब शुद्धि के लिए आर्यपथिक की शरण में आ गया है। पंडित लेखराम ने प्रतिज्ञा की कि वे उस पतित को शुद्ध कर लेंगे। पंडित लेखराम को कई स्थानों के आर्य भाई सचेत कर चुके थे कि मोहम्मदी लोग उनको मरवा डालने की फिक्र में लगे हुए हैं, परंतु ऐसी चेतावनियों का पंडित लेखराम पर उल्टा असर हुआ करता था। उन्होंने इस अनजाने व्यक्ति के विषय में भी पता न लगाया कि वह कौन और कहां से आया है और न ही उससे कुछ पूछा। कुछ आर्य भाइयों ने पता लगाना चाहा, जिनसे उसने अपने आप को बंगाली बतलाया, परंतु वह प्रत्येक 8 शब्दों में से केवल 2 बंगाली शब्द समझ सकता था। जिसने उसकी शक्ल देखी बिना सोचे कह दिया कि वह बूचड़ है। अनुमान होता था कि वह पटना प्रांत का रहने वाला है। यह पटनवी बूचड़ छायावत पंडित लेखराम के साथ फिरता रहा। 2-3 बार पंडित जी के घर में रोटी खाता भी देखा गया। दिन को वह पंडित जी के साथ रहता था, परंतु यह किसी को पता न था कि रात कहाँ काटता है। धर्मवीर के बलिदान के पश्चात पुलिस के आंदोलन के समय पता लगा था कि वह रात को उस स्थान पर सोता था जहां के लेखराम के वध के मंसूबे गांठे जाते थे। 1 मार्च को पंडित लेखराम सभा की आज्ञानुसार मुल्तान पहुंचे, जहां 4 मार्च तक 4 व्याख्यान दिए। सभा ने सक्खर जाने के लिए तार भेजा, परंतु प्लेग के कारण मुल्तान समाज के सभासदों ने वहां जाने से रोक लिया। उनको क्या मालूम था कि वे संदिग्ध कष्ट से बचाकर अपने वीर धर्मोपदेशक को सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हैं। फिर पंडित लेखराम मुजफ्फरगढ़ के लिए तैयार हुए, परंतु न जाने क्यों सीधे लाहौर को लौट पड़े, जहां वे 6 मार्च की दोपहर को पहुंच गए। 4 मार्च को ईद का दिन था। इससे बढ़कर मोहम्मदी मत की जड़ खोखली करने वाले का वध करने का श्रेष्ठ दिन कब मिल सकता था। उस दिन बूचड़ घातक ने आर्यपथिक के निवास स्थान, आर्य प्रतिनिधि सभा कार्यालय तथा रेलवे स्टेशन पर 18 या 19 चक्कर काटे। 6 मार्च को प्रातः फिर पंडित जी के घर पहुंचा। वे अभी लौटे न थे। फिर सभा के कार्यालय में गया, परंतु वहां से भी निराश लौटा। 2 बजे पंडित लेखराम के साथ कार्यालय में फिर पहुंचा। गली की ओर मुंह करके खिड़की पर बैठ गया। वह उस दिन थूकता बहुत था। सभा के मुनीम ने कहा, पंडित जी, यह स्थान खराब करता है। भोले आर्यपथिक बोले, भाई बैठा रहने दो, तुम्हारा क्या लेता है। उस दिन नियम विरुद्ध सारा शरीर कंबल से ढके हुए था। सभा से चलते समय कांपा। पंडित लेखराम उसको इलाज के लिए डॉक्टर विष्णुदास के पास ले गए। नाड़ी देखकर डॉक्टर ने कहा, बुखार तो मालूम नहीं होता, इसका खून जोश में है और थकान मालूम होती है। यदि दर्द है तो ब्लिस्टर लगा दिया जाए। घातक ने कहा कि लगाने की नहीं, कोई पीने की दवा दीजिए। यदि ऐसे समय कंबल उतार उसके दवाई लगवाने का विचार होता तो कमर में लगी छुरी पकड़ी जाती। परंतु आर्यपथिक तो स्वयं बलिदान की तैयारी कर रहे थे। सिफारिश की कि पीने की दवाई ही दी जाए। डॉक्टर ने कहा, कोई शरबत पी ले। न जाने कहां से शरबत पिलवाकर बाजार की दुकान पर गए और इसी घातक के हाथ एक थान माताजी को दिखाने को भेजा। बजाज ने घातक के चले जाने पर कहा, पंडित जी, क्या भयानक आदमी साथ लिए फिरते हो। धर्मवीर शुद्धि की धुन में मस्त उत्तर देते हैं, भाई ऐसा मत कहो, यह धर्मात्मा आदमी है, शुद्ध होने आया है। घर जाकर पंडित जी जिस खुले बरामदे में काम करते थे, वहां चारपाई पर बैठकर जीवन चरित्र संबंधी काम करने लगे।
उनके बाईं ओर कुर्सी पर घातक बैठ गया। 6 बजे लाला जीवनदास और लाला केदारनाथ जी आए और अगले रविवार के लिए व्याख्यान की प्रतिज्ञा करा के चले गए। घातक बैठा रहा। माताजी रसोई में थी, धर्मपत्नी जी दूसरे कमरे में अलग पढ़ रही थी। तब पंडित लेखराम ने घातक को कहा, अब देर हो गई है भाई, तुम भी आराम करो। घातक न हिला। 10 मिनटों के पीछे माताजी ने चौके से कहा, पुत्र लेखराम, तेल नहीं आया। पंडित लेखराम उस समय ऋषि दयानंद की मृत्यु का अंतिम दर्शन खींच रहे थे। पत्र वहीं रख दिए और चारपाई पर से उस ओर उतरकर जिधर घातक बैठा था, अपने अभ्यासानुसार आंख बंद कर और दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर से अंगड़ाई लेते हुए कहा, ओफो, भूल गया। इस समय आर्यपथिक ऐसे सीना तान के खड़े हुए कि जिस समय की घात में दुष्ट घातक प्रतीक्षा कर रहा था वह आन पहुंचा। एकदम से अभ्यस्त हाथ ने छुरी पेट के अंदर कर इस प्रकार घुमा दी कि 8-10 घाव अंदर आए और अंतड़ियां बाहर निकल पड़ी। क्रमशः